स्टोरी का पूरा आनंद लेने के लिए स्टोरी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी के एक भी पार्ट को आप मिस नहीं कर पाएंगे। कहानी इतनी प्यारी है। कल की कहानी पर आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए और मेरे बेटी के लिए आप सभी की विशेष देखकर मन भर आया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले सभी पार्टों पर आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भरते रहेंगे, ताकि मुझे भी अगला पार्ट बनाने का हौसला मिल सके। पंखुड़ी को यूं देखते ही प्रांस की आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ पल पंखुड़ी की तरफ देखते ही रह गया, जबकि पंखुड़ी बस अभी भी उस नाइटी को नीचे की तरफ खींच रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रांस की तरफ नज़र उठाकर देख पाए। पंखुड़ी को उस नाइटी में देखकर प्रांस के इतने ज़्यादा होश उड़े हुए थे कि उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाया और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया। पंखुड़ी उसके वॉशरूम में जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब 5-7 मिनट तक ना प्रांस अपनी जगह से हिला और ना ही पंखुड़ी अपनी जगह से हिली, तो पंखुड़ी खुद ही प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आपको यूज नहीं करना क्या? प्रांस एकदम से बोला, क्या क्या कहा तुमने? पंखुड़ी जल्दी से बोली, आपने कहा था कि आपको वॉशरूम जाना है, लेकिन आप तो पिछले 5 मिनट से मुझे देखे जा रहे हैं। क्या मैं इस नाइटी में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस गुस्से से बोला, जाओ जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आओ। आइंदा अगर इस तरह के कपड़े पहने ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात पर पंखुड़ी हैरान रह गई। वो कौन सा अपने मन से नाइटी पहनने के लिए वॉशरूम में गई थी? ये नाइटी पहनने के लिए प्रांस ने ही उसे कहा था, और अब जो वो नाइटी पहनकर उसके सामने आई तो प्रांस एक बार फिर से गुस्सा करने लगा। वो जल्दी से बोली, लेकिन आपने ही तो मुझे ये नाइटी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई और प्रांस की तरफ देखती रही, जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था और अपने माथे पर भी अपना हाथ रख लिया था। पंखुड़ी अब बिना कुछ कहे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। ना वो ये नाइटी पहनती और ना ही उसे प्रांस का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता, लेकिन उसने खुद से तो ये नाइटी नहीं पहनी थी ना, इसलिए उसे रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। अचानक ही प्रांस बोला, एक मिनट रुको, मेरा मतलब ये है, ये नाइटी थोड़ी शॉर्ट है लेकिन फिर भी ठीक है। कमरे में तो पहन ही सकती हो, और वैसे भी अब तो सोना सोना है ना, अब कौन सा कुछ और करना है? ये बोलते हुए वो थोड़ा हड़बड़ा रहा था। थोड़ी घबराहट उसकी आवाज़ में साफ नज़र आ रही थी। पंखुड़ी रोती हुए बोली, नहीं, मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आइंदा कभी इसे नहीं पहनूंगी। प्रांस गुस्से से बोला, एक बार बोल दिया ना, जाओ जाकर बेड पर लेट जाओ, तो सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? उसका इतना कहना और अब पंखुड़ी जल्दी से किसी तितली की तरह उड़ते हुए बेड पर गई और फिर तुरंत लेट गई। उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया था। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसने ब्लैंकेट में अपना मुंह भी छिपा लिया था। प्रांस ने अब एक बार फिर से अपने माथे पर अपना हाथ रखा और वॉशरूम जाने की बजाय बालकनी में आया। उसने एक सिगरेट जलाई और उसके कस भरने लगा। उसके दिमाग में एक बार फिर से ऋचा की कही हुई बातें गूंजने लगी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने जलती हुई सिगरेट को नीचे ज़मीन पर फेंका और फिर अपने पैर से मसल कर वापस रूम में आया। उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो अभी भी उस ब्लैंकेट से पूरी तरह खुद को कवर कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखते हुए प्रांस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कहे तो कहे क्या। वो जो करना चाहता था उसे करने में भी उसकी जान निकल रही थी, और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो करना भी ज़रूरी है। एक गहरी सांस लेकर वो अब बेड पर आ गया और अपनी साइड में लेट गया। उसने अभी तक लाइट ऑफ नहीं की थी। उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी और वो इंतज़ार कर रहा था पंखुड़ी कब ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाए। लेकिन वो तकरीबन 10 मिनट इंतज़ार करता रहा, पर पंखुड़ी ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाया ही नहीं। कुछ सोचते हुए प्रांस ने लाइट ऑफ कर दी और डिम लाइट में पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। 10 मिनट और बीत गए और अभी भी पंखुड़ी ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट नहीं हटाया।
फ्रांस को अब बहुत अजीब सा लगने लगा था। उसने पहली बार अपना गला सूखता हुआ महसूस किया। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल किया था। वो बहुत कड़क टाइप का इंसान था, लेकिन जो चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी उसमें उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो हल्का सा आगे की तरफ आया और उसने पंखुड़ी के चेहरे से वो ब्लैंकेट हटाया तो देखा पंखुड़ी का चेहरा पूरा ब्लैंकेट से लाल हो चुका था और पूरा पसीने से भरा हुआ था। उसे यूं देखकर फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या राहत की एक सांस ले। पता नहीं क्यों, लेकिन पंखुड़ी को सोते हुए देख उसे भी एक रिलैक्सेशन सी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत एसी का टेम्परेचर बढ़ाया और ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे कर दिया, लेकिन पंखुड़ी ने नींद में भी उस ब्लैंकेट को पूरा अपने ऊपर खींच लिया। प्रिंस ने एक बार फिर से ब्लैंकेट नीचे किया ताकि पंखुड़ी को कूलिंग मिल सके, लेकिन पंखुड़ी ने नींद में एक बार फिर से वो ब्लैंकेट ऊपर खींच लिया तो अब प्रिंस को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। अगर वो गुस्सा करता तो पंखुड़ी उड़ जाती, और अगर पंखुड़ी उड़ जाती तो प्रिंस एक बार फिर से अनकंफर्टेबल सा हो जाता। कुछ सोचते हुए वो बिल्कुल पंखुड़ी के करीब होकर लेट गया और उसने ब्लैंकेट को किसी तरह अपने पैरों में फंसा लिया ताकि पंखुड़ी उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींच ना सके। पंखुड़ी ने एक दो बार नींद में ही कोशिश की, लेकिन जब उसे ब्लैंकेट हाथ में मिली ही नहीं तो वो चुपचाप वापस गहरी नींद में चली गई। फ्रांस तकरीबन आधा घंटा यूं ही उसे अपनी गहरी नज़रों से देखता रहा और फिर उसे देखते ही देखते वो भी सो गया। पर अभी उसको थोड़ा ही वक्त हुआ था कि पंखुड़ी अब ठंड से कांपने लगी। उसे इतनी ज़्यादा एसी में रहने की आदत नहीं थी और ऊपर से उसके पास ब्लैंकेट भी नहीं था। उसने नींद में ही अपने ऊपर ब्लैंकेट लेना चाहा, लेकिन वो पैर मार मार कर रह गई। पर उसे ब्लैंकेट नहीं मिला तो वो अब करवट लेकर फ्रांस के सीने से लग गई। फ्रांस ने टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था और ऊपर से उसके बदन में एक अलग ही गर्माहट सी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से पंखुड़ी को थोड़ा ठंड लगना कम हो गया। लेकिन अब उसे ज़्यादा ठंड लगती तो फ्रांस के अंदर और भी ज़्यादा सिमट जाती। कुछ देर तो वो यूं ही लेटी रही, लेकिन जब फ्रांस को हलचल सी महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। पंखुड़ी को अपने सीने से लगा हुआ महसूस कर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पंखुड़ी को खुद से अलग करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था वो कैसे करे। उसने अपना हाथ पंखुड़ी के कमर की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर वापस खींच लिया और गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद अब उसने एक बार फिर से अपना हाथ पंखुड़ी की तरफ बढ़ाया और फिर दोबारा वापस खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पंखुड़ी कोई बिजली का खंभा हो और उसे हाथ लगाते ही फ्रांस को करंट आ जाएगा। अपने होठों को गोल कर उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर तुरंत अपना हाथ पंखुड़ी की कमर पर रख दिया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हल्का सा पंखुड़ी को खुद से अलग किया, पर पंखुड़ी भी जैसे उससे दूर जाने का नाम नहीं ले रही थी। फ्रांस ने जितना टाइम लेकर उसे खुद से दूर किया था, पंखुड़ी उतनी ही जल्दी उसके सीने से वापस लग गई। फ्रांस कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अब पंखुड़ी के खुद से ना हटाकर वो खुद पीछे की तरफ सरकने लगा और धीरे धीरे बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर आ गया। वो तुरंत बिस्तर से उठा और अगले ही पल उसने पंखुड़ी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। वो जानता था कि पंखुड़ी को ठंड लग रही है। उसने एसी का टेम्परेचर अब थोड़ा नॉर्मल किया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी, जैसे वो कुछ ऐसा सोच रहा हो जो वो सोचना नहीं चाहता। उसने अपनी आंखें बंद की तो अचानक ही एक लड़की की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, जो खून से एकदम लथपथ थी और उसकी तरफ अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ा रही थी। उस लड़की को याद करते ही फ्रांस ने अपनी आंखें खोली और सोफे पर उठकर बैठ गया। उसकी गहरी गहरी सांसें अब उस पूरे कमरे में अपनी जगह बना रही थी। उसकी आंखें पहले ही गहरी लाल नजर आ रही थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो और उसने अपनी मुट्ठियां एकदम कस ली। उसकी सख्त सी बॉडी अब और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी और बाजू पर कसती हुई नसें साफ नजर आ रही थी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा
और अगले ही पल रूम से बाहर चला गया। बाहर आकर वो सीधा पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर राणा मैंसन से बाहर चला गया। द हॉट सेंस क्लब। फ्रांस की गाड़ी क्लब के बाहर आकर रुकी और वो क्लब के अंदर आया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसी हरकतें कैसे कर रहा है। वो तो उन लड़कों में से है ही नहीं जो किसी लड़की के करीब जाए। लड़कियों का हिस्सा तो उसने आज से 5 साल पहले ही अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया था, तो वो पंखुड़ी के करीब कैसे चला गया। हालांकि उसके पंखुड़ी के बीच कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने उसे अपने बेड पर सोने दिया और जिस तरह से उसके साथ हरकतें कर रहा था और जो कुछ करने का सोच रहा था, वो सब सोचते हुए ही अब उसे खुद पर गुस्सा आए जा रहा था और खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए वो क्लब आया था। वो क्लब जाकर बार काउंटर पर बैठा और अपनी ड्रिंक करने लगा। बार टेंडर उसे ड्रिंक बना कर दिए जा रहा था और फ्रांस अपनी ड्रिंक इंजॉय कर रहा था। वो कभी कभी डांस फ्लोर पर डांस कर रहे लड़के और लड़कियों के बीच एक नज़र डाल देता, लेकिन उसे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसे डांस के लिए इनवाइट करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने फ्रांस को हाथ लगाना चाहा, फ्रांस ने अपनी उंगली से उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा, डोंट टच मी, अदरवाइज किसी को टच करने लायक नहीं रहोगी। उसकी धमकी सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़े खरगोश निकले। सामने बैठी मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। मुझे लगा शायद तुम अकेले हो, तुम्हें मेरी कंपनी पसंद आएगी। फ्रांस गुस्से से बोला, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं सच बता रहा हूँ पछताओगी। वो लड़की मुस्कुराई और फ्रांस के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, इसमें पछताने वाली क्या बात है। क्लब में लोग अपना अकेलापन दूर करने आते हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो मतलब साफ है कि तुम भी अकेले हो। अगर तुम चाहो तो मैं आज की रात तुम्हें कंपनी। अभी वो बोल ही रही थी कि फ्रांस ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास जोर से उस लड़की की तरफ पुश किया तो उसकी सारी ड्रिंक उस लड़की के चेहरे पर गिर गई और अगले ही पल वो जोर से चिल्लाई। फ्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहा था ना मुझे हाथ मत लगाओ और मेरे साथ ये बकवास बातें मत करो। इन सब बातों से एंटरटेन होना तो दूर की बात, मुझे ये सब बकवास बातें सुनने में भी जाहिलों वाली लगती हैं। आइंदा अगर मैं कभी तुम्हारे सामने आऊँ तो तुम मेरे सामने मत आना, वरना दुनिया से कहाँ गायब हुई पता भी नहीं चलेगा। ये बोलकर फ्रांस अपनी जगह से उठा। अगले ही पल उसने अपनी पॉकेट से नोटों का एक बंडल निकाल कर काउंटर पर रखा और बोला, अगर इसका चेहरा खराब हो जाए तो इलाज करवा देना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया, जबकि वो लड़की बस अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा साफ करती रह गई। कुछ तो फ्रांस की ड्रिंक की वजह से उसका चेहरा खराब हो चुका था और कुछ गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल था। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से जलील किया था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अब क्लब से बाहर आया। वो क्लब में अपना मूड ठीक करने आया था, लेकिन क्लब में जाकर उसका मूड अब और भी ज़्यादा खराब हो चुका था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। यार उसे कभी पता नहीं चलेगा, यू नो व्हाट, वो मुझ पर ध्यान देता ही नहीं है। बिजनेस 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 के अलावा उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। इतनी खूबसूरत और हॉट सेक्सी बीवी दी है उसे भगवान ने, लेकिन देखो उसे मेरी कद्र ही नहीं है। ये बोलते हुए एक लड़की एक लड़के पर झुक रही थी। वो दोनों कार के बिल्कुल करीब खड़े थे। लड़की की पीठ कार से लगी हुई थी और वो लड़का उसके सामने ही खड़ा था। वो लड़का उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा ना उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो बेशक से तुम्हारा बॉस है, लेकिन उसकी बॉस मैं हूँ। मुझे सब पता है उसे कैसे हैंडल करना है। तुम मुझे खुश रखो, आई प्रॉमिस वो तुम्हारी सैलरी डबल कर देगा, और ये कैसे करना है ये सब बस तुम मुझ पर छोड़ दो। वो लड़का हंसा और बोला, मतलब अब से मुझे बॉस की नहीं बल्कि बॉस की बीवी को खुश करना है। उसकी बात पर वो लड़की भी हंसने लगी और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या करूं, अगर पति खुश नहीं रखेगा तो किसी और के पास तो जाना ही पड़ेगा, वरना इस जवानी का क्या ही करूंगी। अब इसे कोई ना कोई तो चाहिए ना। ये बोलकर वो उस लड़के को और भी ज़्यादा सिलेक्टिव वे में टच करने लगी।
उन दोनों को यूं देखते हुए प्रांस को गुस्सा आ रहा था। वो लड़की उस लड़के के गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसे किस करने ही वाली थी कि अचानक ही प्रांस ने उस लड़के के गिरेबान को पीछे से पकड़ते हुए पीछे खींचा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने बॉस को धोखा देने की। ये बोलकर उसने जोर से उस लड़के के गाल पर पंच झड़ दिया। वो लड़का हैरान रह गया। वो प्रांस को बहुत अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसका बॉस प्रांस का बिजनेस पार्टनर था और वहीं अब प्रांस की गुस्से वाली नजरें उस लड़की पर थी। वो लड़की भी प्रांस को जानती थी। उसका पति अक्सर उसे प्रांस के बारे में बहुत सारी बातें सुनाया करता था कि आज प्रांस ने बिजनेस में ये मुकाम हासिल किया है और आज प्रांस ने ये प्रोजेक्ट हासिल किया। वो लड़की कांपने लगी थी। प्रांस गुस्से से उसे देखते हुए उसके पास आया। इस वक्त उसका चेहरा इतना ज़्यादा गुस्से से लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी बिजनेस पार्टनर की बीवी नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी उसे धोखा दे रही है। प्रांस गुस्से से कांपते हुए बोला, कितनी घटिया बीवी हो तुम। वहाँ पर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बिजनेस में दिन रात मेहनत कर रहा है, ना जाने कौन सी सिचुएशन हैंडल कर रहा है, बिजनेस में कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा है ताकि वो अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, और उसकी बीवी यहाँ पर दूसरे मर्दों से सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति को धोखा देते हुए। वो लड़की निशा गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे ये सुनाने वाले। मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी क्या? कहीं तुम्हें इसलिए तो बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हें किसी लड़की ने भाव नहीं दिया? देखा था मैंने तुम्हें क्लब में अकेले बैठे। नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, कहीं तुम्हारी बीवी तो तुम्हें धोखा नहीं दे रही जिसकी वजह से इतनी तिलमिलाए हुए हो तुम। प्रांस व्यंग से हंसा और बोला, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला, बट डोंट वरी, अब मैं तुम्हें कुछ कहूँगा भी नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिखाऊँगा। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निशा के सामने किया। निशा हैरानी से उस फ़ोन की तरफ देखने लगी जिसमें वो वीडियो चल रही थी जो अभी अभी प्रांस ने बनाई थी, जब निशा और वो लड़का दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे। उनकी वो घटिया बातें उस पूरी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी थी। निशा के होश उड़ गए। उसने तुरंत प्रांस से उसका फ़ोन लेना चाहा। प्रांस हंसा और बोला, नशे में हूँ मैं, लेकिन नशे में भी मुझे पूरे होश रहते हैं। और रही बात मेरी राय की, तो तुम जैसी लड़कियों को तो मैं राय भी नहीं देता, भाव देना तो दूर की बात। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। निशा के रंग अब एकदम से बदल गए। वो तुरंत गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो मेरे पति को मत दिखाना। अगर तुमने ये वीडियो मेरे पति को दिखा दी तो वो जीते जी मर जाएंगे। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। प्रांस गुस्से से बोला, अब याद आया तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार? आई एम सो सॉरी मिस निशा रंधावा, तुम्हारे पति को अब तुम्हारा ये प्यार दिखाना तो बनता है। ये बोलकर उसने अगले ही पल वो वीडियो मिस्टर रंधावा को सेंड कर दी। निशा के होश उड़ गए। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रांस ने अब तरुण की तरफ देखा और बोला, जाओ अब ले जाओ। इस बॉस को खुश करना तो दूर, अगर तुम्हारे उस बॉस ने तुम्हारी फाड़ कर नहीं रख दी ना तो मेरा नाम बदल देना। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और निशा और तरुण बस उसकी तरफ देखते ही रह गए। निशा ने अब तरुण की तरफ देखा। तरुण उसके पास आया और गुस्से से बोला, अगर तुम्हारे पति ने मुझे कुछ कहा ना तो मैं उसे बता दूंगा कि ये सब तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। मुझे तो तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि ऑफिस में बॉस को लूट लूँगा और बॉस के पीछे तुम्हें, लेकिन मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन अगर बात मुझ पर आई तो मैं चुप नहीं रहूँगा। बॉस को बता दूंगा कि तुम सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि सभी एम्प्लॉयज़ पर लाइन मारती हो। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और निशा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। तरुण से ज़्यादा गुस्सा तो उसे प्रांस पर आ रहा था जिसने वो वीडियो मिस्टर रंधावा को भेजी दी थी, और अब मिस्टर रंधावा का कॉल निशा के फ़ोन पर आ रहा था। निशा वो फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी। डर से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस वापस राणा मेंशन पहुंचा। अब तक उसकी आंखें नशे से एकदम लाल हो गई थी और वो हल्का हल्का लड़खड़ाने लगा था। किसी तरह वो अपने कमरे में पहुंचा, लेकिन जब वो अंदर आने लगा तो दरवाजे से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो ज़ोर से चिल्लाया। उसका हाथ दरवाजे पर लगा जिसकी वजह से ज़ोर से आवाज़ भी हुई और बेड पर सोई हुई पंखुड़ी एकदम से डर गई।
वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी और जोरों से चिल्लाई, चोर चोर। उसके मुंह से उसका चोर चोर चिल्लाना सुनकर प्रांस जल्दी से भागते हुए उसके पास आया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी के मुंह पर अपना हाथ रख कर उसे घूरते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ क्या? ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम गोल गोल घूम रही थी। पंखुड़ी तो बस उसकी तरफ देखती रह गई। वैसे ही प्रांस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था कि उसे देखते ही पंखुड़ी का गला सूखने लगता था और ऊपर से अब नशे में उसकी वो नसीली आंखें और पसीनों से भरा हुआ चेहरा, लेकिन एकदम लाल सुर्ख। वो सच में इस वक्त बेहद कयामत लग रहा था और गुस्से ने तो जैसे उसे और भी ज़्यादा हॉट बना दिया था। पंखुड़ी का गला सूखने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और प्रांस ने अब धीरे धीरे उसके लबों से अपना हाथ हटाया और उसके नाजुक से लबों की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे लबों को जोर से दबा दिया ना। क्या मैं इन्हें प्यार करके उन पर मरहम लगा दूं? उसकी ये बात सुनकर तो पंखुड़ी की जान ही निकल गई। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए प्लीज़ प्लीज़, ऐसी बातें। प्रांस उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख कर बोला, तुम मुझे सुनिए मत कहा करो। जब जब तुम मुझे सुनिए कहती हो ना, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक तो तुम्हारी ये मीठी सी आवाज़, ऐसा लगता है जैसे कोई शहद का चम्मच, और ऊपर से तुम्हारा ये सुनिए कहना मेरे दिल का कत्ल करता है रोशपीटल। उसके मुंह से अपने लिए रोशपीटल सुनकर पंखुड़ी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी और अब प्रांस अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा था। वो उसके होठों को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे ये नाजुक से होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है रोशपीटल। ये बोलते हुए वो अपने होठों को अपनी जीभ से हल्का हल्का गीला करने लगा था और फिर उसने अपने चेहरे को पंखुड़ी के चेहरे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। प्रांस उसे किस करेगा ये सोचकर ही पंखुड़ी के बदन में करंट सा दौड़ने लगा था। वो तुरंत प्रांस को खुद से अलग करते हुए बोली, सुनिए आप नशे में हैं। उसके आगे वो कुछ और बोलती उससे पहले ही प्रांस जो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया था, उसने गुस्से से उसे देखना शुरू किया। उसे पंखुड़ी का खुद को अलग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पंखुड़ी उसके गुस्से से एकदम डर गई और बोली, माफ़ कर दीजिए, सुनिए, लेकिन वो गलती से हो गया। प्रांस उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरा खुद के करीब आना नहीं पसंद, या फिर तुम किसी और को अपने करीब लाना चाहती हो रोशपीटल? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी जल्दी से बोली, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जी, लेकिन आप नशे में हैं और मैं जानती हूँ कि नशे में इंसान कई बार वो चीज़ कर देता है जो उसे करनी नहीं होती, और मैं नहीं चाहती आप ऐसा वैसा कुछ करें जिसे ब्लेम आप बाद में मुझ पर लगाएं। इसलिए प्लीज़ आप सो जाइए ना, रात रात बहुत हो गई है। प्रांस तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे तुम्हें प्यार करना है रोशपीटल। तुम तो चाहती हो ना मैं तुम्हें प्यार करूं। तुम्हारी तो एक्सपेक्टेशंस थी अपने हस्बैंड से कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी वेडिंग नाइट पर तुम्हें खूब सारा प्यार करेगा। तो अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें प्यार करने के लिए बेकरार हूँ तो तुम मुझे खुद से धक्का दे रही हो। ये बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गया और पंखुड़ी को देखता रहा। वो अब एक गहरी सांस लेकर बोला, अब समझा मैं, ज़रूर तुम मुझे प्यार नहीं करती। इट्स ओके, अगर तुम ही मुझे प्यार नहीं करती तो मैं भी तुम्हें प्यार कैसे ही कर सकता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से उठने लगा, लेकिन तभी पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रांस ने पलटकर अपनी नशे से भरी हुई आंखों से उसे देखा। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और शर्माकर बोली, सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको प्यार नहीं करती। आप पति हैं मेरे, और पति तो खुदा होता है, परमेश्वर होता है। बेशक से खुद से प्यार करे ना करे, लेकिन पति से प्यार करना तो ज़रूरी होता है। आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ, और वो अधूरापन तो तभी जाएगा जब आप मुझे प्यार करेंगे। लेकिन आप आज नशे में हैं, तो बस मैं आपको इसलिए रोक रही थी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपके नशे में होने का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब मैं कैसे ही कहूँ आपसे कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार करें, जैसे दुनिया का हर पति अपनी पत्नी से करता है, पर आप तो सिर्फ मुझे डांटते रहते हैं। उसकी बात सुनकर प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखने लगा।
वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर बोला, मैं सच में तुम्हें इतना डांटता हूँ, तुम्हें मेरी डांट से बुरा लगता है क्या? पंखुड़ी ने बड़ी ही मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर डांटूं नहीं प्यार करूं तो क्या करने दोगी? पंखुड़ी ने अब एक बार फिर से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अगले ही पल प्रांस ने बड़े प्यार से उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। पंखुड़ी को जैसे ही प्रांस की करीबी महसूस हुई वो सिहर उठी। उसकी धड़कन एक पल के लिए ड्रॉप हुई और फिर अगले ही पल तेजी से चलने लगी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली किस थी। किसी और को किस करना तो दूर, उसने कभी किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, तो इस किस के तो एहसास ही उसके लिए अलग थे। उसने अपने हाथ प्रांस के सीने पर रखकर उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे जो बता रहे थे कि वो इस वक्त क्या फील कर रही है। वो बस यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और प्रांस उसे सॉफ्टली किस करते हुए अचानक से रुका और फिर उसके गोद में अपना सिर रखकर नीचे की तरफ लुढ़क गया। पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगी। फ्रांस का चेहरा उसके पेट से छू रहा था और उसे यूं देखकर पंखुड़ी के तन बदन में अजीब सी लहरें दौड़ रही थी। हालांकि अभी तक उसे फ्रांस से वो वाला प्यार नहीं था जो उसके होश उड़ा दे, जो उसकी रातों की नींद चुरा ले। वो फ्रांस को अपना पति मानती थी, उससे उसकी शादी हुई थी, तो फ्रांस को प्यार करना उसके लिए उसका फर्ज था। लेकिन जिस तरह से अब फ्रांस के गर्म सांसें उसके पेट को छू रही थी, उसे कुछ कुछ हो रहा था और ये प्यार की वही शुरुआत थी जो पंखुड़ी को फ्रांस के लिए पागल कर देने वाली थी। उसका सुकून छीन कर उसे बस फ्रांस की दीवानी बनाने वाली थी। वो पता नहीं कितनी देर मुस्कुराते हुए फ्रांस को देखती रही, क्योंकि पहली बार उसका पति उसके करीब आया था। उसके बदन पर उसने फ्रांस की छुअन को इस तरह से महसूस किया था तो वो कैसे ही खुश ना होती। उसके दिल में इस वक्त पूरी गुदगुदी मची हुई थी। अगर उसका बस चलता तो वो फ्रांस को अपनी गोद में उठाकर खुशी से नाचने लगती। तकरीबन 3 से 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन पंखुड़ी ने फ्रांस को अपनी गोद से अलग नहीं किया। वो यूं ही उसे देखकर मुस्कुराती रही। बीच में उसकी आंख लग जाती तो वो सो जाती और फिर जब आंख खुल जाती तो वापस फ्रांस को देखकर मुस्कुराने लगती। सुबह के तकरीबन अब 7 बज गए थे और पंखुड़ी गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन अब फ्रांस की आंखें खुली और पहले कुछ पल तो उसे अजीब लगा। जब उसने पंखुड़ी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी जगह से उठा। पंखुड़ी इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो यूं ही पीछे बेड से अपना सिर टिकाकर सोती रही और फ्रांस उसे देखते हुए गहरी सांसें लेने लगा। उसकी नज़र जब पंखुड़ी के बदन पर गई तो उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि उसने नाइटी पहनी हुई थी। वो तुरंत बोला, कल रात मैं नशे में था, कहीं कहीं मैंने पंखुड़ी के साथ नशे में कुछ। ये बोलते हुए वो जल्दी से आईने के सामने आया और उसने अपने होठों की तरफ देखने लगा। उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, जिसका मतलब ये तो साफ था कि उसने पंखुड़ी को किस किया था। वो वापस पंखुड़ी के पास आया और उसकी हालत को अच्छे से देखने लगा। हाँ, उसके कपड़े थोड़े इधर उधर फैले हुए थे, लेकिन पंखुड़ी की गर्दन पर कोई निशान नहीं थे। अगर इसके साथ कुछ हुआ होता तो पंखुड़ी की गर्दन एकदम लाल हो चुकी होती। फ्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, थैंक गॉड मैंने पंखुड़ी के साथ कुछ किया नहीं। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही पंखुड़ी को देखता रहा और फिर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं उसके जाने के बाद पंखुड़ी अभी भी यूं ही सोई हुई थी और अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से बेड पर फैल चुकी थी। कुछ देर बाद फ्रांस वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई। उसे बेड पर सोए हुए देखकर उसके दिल को कुछ कुछ हो रहा था। वो बेशक से अब जितनी मर्जी पंखुड़ी को इग्नोर करने की कोशिश कर ले, लेकिन पंखुड़ी उसके दिल में कहीं ना कहीं हलचल मचाने लगी थी। पर अगले ही पल उसने अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस कर लिया और बोला, मुझे इस लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने इसे बोल दिया कि हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं बन सकता, तो इसे क्या ज़रूरत थी मेरे करीब आने की। अब अगर मैं नशे में हूँ तो ऐसा वैसा कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, ये लड़की भी है। अब जब भी इसकी आंखें खुलेगी तो इसे अच्छे से समझा दूंगा कि मुझसे बच के रहे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये खुद ही पछताएगी।
ये बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टॉवेल सीधा पंखुड़ी पर फेंक दिया तो पंखुड़ी एक झटके में उठ गई। उसकी नींद खुल गई थी और वो टॉवेल अपने मुंह से हटाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नज़रें फ्रांस पर थी, जिसने अपनी कमर पर भी एक टॉवेल लपेटा हुआ था। उसे देखते ही पंखुड़ी को कल रात का सीन याद आने लगा और उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। फ्रांस जो आईने की तरफ बढ़ चुका था, जब उसने पीछे की तरफ देखा तो पंखुड़ी को मुस्कुराते हुए देख तुरंत उसकी तरफ घूमकर बोला, यहाँ पर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो इस तरह से मुस्कुरा रही हो। पंखुड़ी सुबह सुबह उसकी डांट सुनकर एकदम हैरान रह गई। कल तो फ्रांस ने कहा था कि वो उसे बिल्कुल नहीं डांटेगा और आज सुबह होते ही वो एक बार फिर से उसे डांटने लगा। वो तुरंत बोली, सुनिए वो मैं। फ्रांस उसकी बात पूरी होने से पहले ही इरिटेट होते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे सुनिए सुनिए कहकर मत बुलाया करो, लेकिन तुम्हें है कि सुनाई ही नहीं देता। अब एक बात तो मेरी कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुमने मुझे इस नाम से बुलाया ना तो मैं तुम्हें सामने से जवाब नहीं दूंगा, फिर बेशक से तुम चीखती चिल्लाती रहो। ये बोलकर वो आईने की तरफ घूम गया और पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे अपने दिल की बात फ्रांस को कहनी थी। उसे कहना था कि कल रात फ्रांस की बातें सुनकर उसे अच्छा लगा, लेकिन अब उसे सुनिए कहकर भी नहीं बुला सकती थी। लेकिन अगर वो उसे बुलाए तो बुलाए किस नाम से? वो कुछ पल यूं ही सोचती रही और फिर अपनी जगह से उठने लगी तो अगले ही पल उसके होश उड़ गए जब उसने खुद को नाइटी में महसूस किया। उसने तुरंत ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर किया और फिर ब्लैंकेट समेत ही बिस्तर से उठ गई। उसने जल्दी से अपनी क्लोजर में से कपड़े निकाले और उन्हें लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई। फ्रांस ने एक नज़र भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था। उसका चेहरा अब एक बार फिर से बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया था। कुछ देर बाद पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अब रॉयल ब्लू कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बाहर जाने से पहले फ्रांस रूम से बाहर ना चला जाए, लेकिन उसे रूम में देखकर ही पंखुड़ी मुस्कुराने लगी थी। फ्रांस खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था और अब बस रूम से बाहर निकलने वाला था। पंखुड़ी जल्दी से उसके पास आई और अपनी चूड़ियों को खनकाने लगी। फ्रांस ने उसकी चूड़ियों की खनक को सुना, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। पंखुड़ी ने अब अपने पैरों को जोर जोर से हिलाया था कि उसकी पायल की खनक फ्रांस को सुनाई दे, लेकिन फ्रांस ने अभी भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। पंखुड़ी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। यहाँ पर उसके हाथ पैर दर्द होने लगे थे हरकतें कर करके, और फ्रांस उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। अब उसने अपने दोनों हाथों से हल्की हल्की ताली बजानी शुरू की तो फ्रांस ने उसकी तरफ देखा और उस पर भड़कते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकतें कर रही हो? तुम्हारा मुँह नहीं है क्या? मुँह से बोल नहीं सकती? जो बोलना है बोलो, अगर नहीं बोलना तो अपना ये मुँह बंद रखो, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पागल खाने से भाग कर आई हो। ये बोलकर वो गुस्से से उसे घूरता हुआ रूम से बाहर चला गया और पंखुड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो उसका नाम लेकर उसे बुला नहीं सकती थी तो उसे किसी न किसी तरह तो फ्रांस को बुलाना था ना। वो हल्का हल्का सुबकने लगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जो जाते जाते अपना फ़ोन भूल गया था, वो तुरंत रूम में वापस आया अपना फ़ोन लेने के लिए, लेकिन आते ही उसकी नज़र सीधा पंखुड़ी पर गई जो मुंह बना बना कर रो रही थी। वो कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर रूम से बाहर चला गया। उसका यूं वापस आकर बाहर जाना पंखुड़ी के दिल को अब और भी ज़्यादा दुखने लगा। फ्रांस जैसे ही नीचे आया, वहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करवाती हुई सृष्टि की नज़र उस पर गई। वो मुस्कुराते हुए उसे बोली, गुड मॉर्निंग, लेकिन फ्रांस उसे भी पूरी तरह से इग्नोर कर सीधा बाहर चला गया तो सृष्टि हैरान रह गई। अब उसे पंखुड़ी की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि फ्रांस उसे इस तरह से नज़रअंदाज करके गया है। मतलब साफ था कि उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब होगा और उसके मूड का कहर सबसे ज़्यादा पंखुड़ी पर ही बरसा होगा। उसे पंखुड़ी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो पंखुड़ी के रूम में जाने वाली थी कि तभी उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मायूस है। सृष्टि सोचने लगी कि वो पंखुड़ी के लिए क्या करे कि उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। पंखुड़ी नीचे आई और झुककर सृष्टि का आशीर्वाद लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सासू माँ।
पंखुड़ी के मुँह से अपने लिए सासू माँ सुनना सृष्टि को बड़ा अच्छा लगता था। आजकल हर कोई मॉम, मम्मा या माँ कहता था, लेकिन ये सासू माँ उसे एक अलग ही फीलिंग देता था। वो पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम मुझे माँ क्यों नहीं कहती, या फिर मम्मा या फिर मॉम? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, क्यों, आपको सासू माँ अच्छा नहीं लगता क्या सासू माँ? अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? आपको वही कहकर मैं बुला लूँगी सासू माँ। सृष्टि हंसी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैं पूछ रही थी कि तुम मुझे मॉम या माँ कहकर क्यों नहीं बुलाती। खैर, तुम मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती हो, डार्लिंग या जानू, नोनू, मोनू, सोनू भी चलेगा। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। जिससे वो छेड़ना चाहती थी वो तो उसे छेड़ नहीं रहा था, और सृष्टि उसे बेवजह छेड़े जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आओ डाइनिंग टेबल पर आओ, सब लोग आने वाले हैं, तुम भी आओ। पंखुड़ी जल्दी से बोली, मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है सासू माँ, क्या मैं बाद में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, तो तुम भी सबके साथ ही ब्रेकफास्ट करोगी? पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या ये रूल उन पर लागू नहीं होता? सृष्टि एक गहरी सांस ली और बोली, दुनिया का कोई भी रूल उस पर लागू नहीं होता। खैर, तुम उसे छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ। ये बोलकर वो पंखुड़ी को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आई। कुछ ही देर में सब लोग वहाँ पर आए और ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका था। आश्रय और परीक्षा दोनों ही पंखुड़ी के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन पंखुड़ी बस हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। प्रलय, हार्दिक, रागिनी और कुसुम जी भी पंखुड़ी की तरफ देख रहे थे। किसी को भी उसका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। सृष्टि प्रलय के थोड़ा करीब होकर बोली, आप ही बताइए ना डिस्ट्रॉयर, मैं पंखुड़ी के लिए क्या करूं? देखिए ना कितनी उदास लग रही है वो, ऐसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, घर की बहू ऐसे उदास उदास। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, ऑफिस भेज दो उसे, और हाँ, अच्छे से लुक बनाकर भेजना, तुम्हारा बेटा देखे तो होश उड़ जाने चाहिए उसका, फिर देखना मायूसी एकदम गायब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने मुंह बनाया। वो झट से बोली, बस एक ही बात का तो अफसोस है डिस्ट्रॉयर की प्रांस रोमांस में आप पर नहीं गया। काश वो आप पर गया होता तो आपसे ये सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। थैंक यू सलाह के लिए, लेकिन इससे घटिया सलाह आज तक आपने मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं दी। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए पीछे हट गई। तभी रागिनी उसके पास आई और बोली, वैसे एक सलाह मेरे पास भी है सृष्टि, एक काम करो, पंखुड़ी को आज के दिन के लिए उसके मायके भेज दो। ये बात तो तुम भी मानती हो कि जब जब रिश्तों में दूरियां आती हैं तब तब तड़प भी बढ़ जाती है। अब तुम्हारा बेटा जब अपनी बीबी के लिए तड़पेगा तो क्या पता उसके भी रोमांस के सेल चार्ज हो जाएं। उसकी बात सुनकर सृष्टि सोच में पड़ गई। वैसे रागिनी ने सलाह तो उसे अच्छी दी थी। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, मैं क्या सोच रही थी पंखुड़ी बेटा, तुम जाओ और जाकर अपने मॉम डैड से मिलाओ। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी को उसकी बात सही लगी या नहीं। वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सृष्टि सब कुछ निपटा रही थी। बाकी सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे। तभी पंखुड़ी उसके पास आई और एकदम मायूसी से बोली, मुझसे कोई गलती हो गई क्या सासू माँ? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? पंखुड़ी अचानक ही रोने लगी और बोली, तो फिर आप मुझे मायके क्यों भेज रही हैं? सृष्टि मुस्कुराई और बोली, मैं तो चाहती थी कि तुम अपने मॉम डैड से मिलाओ, इसमें तुम्हारी गलती वाली तो कोई बात ही नहीं है पंखुड़ी। पंखुड़ी सुबकते हुए बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि ससुराल वालों को बहू का बार बार मायके जाना पसंद नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई गलती हो गई इसलिए आप मुझे वहाँ पर भेज रही हैं और फिर कभी मुझे वापस नहीं बुलाएंगे? सृष्टि उसकी मासूमियत पर समझ नहीं पा रही थी कि वो मुस्कुराए या फिर रोए। उसके एकदम सनके हुए बेटे को इतनी मासूम बीबी मिली है, ये सोचकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रांस पर तरस खाए या फिर पंखुड़ी पर। उसने जल्दी से पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ लेकर आई। उसने उसे सोफे पर बिठाकर उसका हाथ पकड़ा और बोला,
ऐसा कुछ भी नहीं है पंखुड़ी, जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें मायके सिर्फ इसलिए भेज रही हूँ ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। तुम्हें अपने मॉम डैड की याद आ रही होगी ना, और वैसे भी कल करवा चौथ का व्रत है, तो कल तो तुम्हें ससुराल में ही रहना है। तो आज का दिन तुम अपने मॉम डैड से मिलोगी तो कल तुम्हारा व्रत भी अच्छा रहेगा। पंखुड़ी ने अब मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, ये सोच कर कि वो अपने मॉम डैड से मिलेगी। वो तुरंत बोली, ठीक है, आप कहती हैं तो मैं ग्रोवर मेंशन जाऊंगी, पर अगर उन्हें मेरा वहाँ पर जाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि बोली, उसकी फिक्र मत करो तुम, वो शाम को तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं गाड़ी रेडी करवाती हूँ। पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत अपने रूम में चली गई। उसने भारी सी साड़ी पहनी, अच्छे गहने पहने और तैयार होकर बाहर आई तो सृष्टि ने उसे गाड़ी में बिठाया और कुछ फल, फ्रूट्स और तोहफे देकर ग्रोवर मैंसन भेज दिया। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड से मिलने तो जा रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जब उसके आग के गोले प्रांस राणा को पता चलेगा कि वो उससे बिना इजाज़त लिए, बिना उसे बताए अपने मायके गई है, तो वो उस पर अपना कितना कहर बरसाएगा। कल के पार्ट पर आप लोगों के कमेंट और सपोर्ट ने मेरा मन खुश कर दिया। कुछ समय तक मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग भी मानते होंगे कि कहानी बहुत प्यारी और क्यूट है। इस कहानी को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। जैसे ही कल वीडियो अपलोड हुआ आप लोगों ने कमेंट और लाइक की बारिश की, उसी तरह से थोड़ा सा चैनल पर ध्यान दीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।